आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक बढ़िया मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए, हाउ टू हायर एंड रिक्रूट अ राइट मैन पावर। मैं ये नहीं बताऊंगा कि naukri.com पे चले जाओ, किसी जॉब पोर्टल पे चले जाओ या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर कर लो। एक्चुअली हायरिंग एक सिस्टमैटिक, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी अगर ठीक से तैयारी नहीं की गई, जिसका प्लान और प्रोसेस ठीक से नहीं बनाया गया, तो आगे चल के नुकसान होता है। गलत आदमी हायर कर लिया तो चाहे कम तनख्वाह पे करो, वो अल्टीमेटली ज्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। गलत हायरिंग टाइम कंज्यूमिंग पड़ता है, बाद में रिप्लेसमेंट करना, और डिसरप्टिव पड़ता है। इधर आकर के गलत चीजों को गलत तरीके से डिसरप्ट कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। 7 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है मेरा प्रिपेयर द प्लान एंड द प्रोसेस। प्रिपेयर द प्लान एंड द प्रोसेस मतलब पी और पी। ये प्लान और प्रोसेस क्या होता है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। जल्दीबाजी में हायर कर लिया, गलत आदमी हायर कर लिया, आएगा नौकरी करेगा, थोड़े दिन में सीख साख के आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा या किसी दूसरे कंपटीशन को जाके ज्वाइन कर लेगा। आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगी, लोग आएंगे यहां आके सीखेंगे और आपके कंपटीशन को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह की कई समस्याओं को आपको देखना पड़ सकता है आगे चल के। हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटर बनने के लिए ना आए, लेकिन आया और पैरासाइट बन गया परफॉर्मर बनने की जगह। पैरासाइट बन गया और बस आकर के टिक गया और सब ठीक है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन बस अब इसलिए जरूरी क्या है, इसके पूरे जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन पहले ही तैयार कर लिए जाएं। सबसे पहले सेक्शन में लिखिए आप जॉब इंफॉर्मेशन, यानी कि जॉब का टाइटल क्या है, उसका पे का ग्रेड क्या है, वो रिपोर्ट किसको करेगा, उसके शिफ्ट के टाइमिंग्स क्या है, उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है और उसका लोकेशन क्या है। इसके बाद आप जॉब समरी जरूर लिखिएगा। जॉब समरी में ना जॉब का पर्पस और जॉब की इंपॉर्टेंस आ जाएगी, यानी कि जॉब ये करनी क्यों है, और अगर जो आदमी आके ज्वाइन करेगा ना, उसको जॉब का इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू, उसके कंट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस उसको समझ में आ गया, तो वो बड़ा उत्साहित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा, मैं इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला हूं, अच्छा मेरे काम की इतनी वैल्यू होने वाली है। उसके बाद आने वाली जॉब के चैलेंजेस और हायरार्की में उसका लेवल। जॉब के चैलेंजेस का मतलब क्या है कि भाई क्या तकलीफ है उसको सामने आने वाली है, ताकि आप उसको पहले ही प्रिपेयर करके रख सकें, अपने पास लिख सकें। सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे ना आप उसके बाद, फिर अगर आपको पता हो क्या तकलीफ आती है तो क्वेश्चन ठीक पूछ पाएंगे। और हायरार्की में लेवल, यानी कि आपकी लेवल 1, 2, 3, 4, 4 लेवल के एम्प्लॉयज हैं, तो ये कौन से लेवल में कहाँ किसको रिपोर्ट करेगा। क्वालिफिकेशन कई जगह पे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका ओवरऑल क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, उसका नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज, वो सब लिख लें। वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी लिख लें कि स्टार्ट टाइम क्या है, फिनिश टाइम क्या है, कितने घंटे की जॉब है, कितने उसके अंदर ब्रेक्स हैं, कितने लंच ब्रेक, कितने टी ब्रेक्स हैं। ये भी ज़रूर देख लीजिएगा कि ट्रैवल का रिक्वायरमेंट उसको कितने आने वाला है और उसकी लोकेशन क्या रहेगी। और हाँ, एक चीज़ और, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पिटेंसीज के बारे में ज़रूर लिख लें। इसका मतलब क्या है, उस जो आदमी है जिसको आप हायर करने वाले हैं, आपको ना ये पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है और उसके टॉप 3 गोल्स क्या है। ध्यान दीजिए, कम थोड़ा डांस कर लेते हैं, याद रहेगा। उसका रोल क्या है, उसके टॉप 3 गोल्स क्या है। उसका रोल और उसके गोल, अगर ये 2 चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे, बता पाएंगे। कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या, नॉलेज, क्या प्रकार का स्किल और किस प्रकार का एटीट्यूड चाहिए, जिससे उसकी कॉम्पिटेंसी बन जाती है। इसके ऊपर हम लीडरशिप फनल में डिटेल में बात करते हैं। मैं अभी अब सेकंड पॉइंट पर जाऊँगा। ये डिसाइड करिए, स्टेप 1 हो गया ना, अब स्टेप 2 में ये डिसाइड करिए कि आपको आदमी इंटरनली प्रमोशन देके काम चल जाएगा या एक्सटर्नल हायरिंग करनी जरूरी भी है। ऐसा भी होता है कई बार आपके पास इतनी मैन पावर है, थोड़ा सा इंटरनल जॉब रोटेशन कर लिया, इंटरनल जॉब पोस्टिंग आपने अनाउंस कर दिया, तो पता चला जी कि उधर उस डिपार्टमेंट में भी एक आदमी बड़ा काम का है जो वहाँ तो अच्छा नहीं कर रहा, यहाँ आते ही छा जाएगा। तो ये ज़रूर स्टेप 2 में डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्सटर्नल हायरिंग करनी है या इंटरनल प्रमोशन से भी काम चल सकता है। जैसे आपको मैं एक दफ़ा बता भी रहा था, डॉक्टर किरण बेदी के एग्जाम्पल में, बीजेपी का इलेक्शन हुआ दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी जब जीती, 67 आउट ऑफ 70 सीट जीत गई। उस समय डॉक्टर किरण बेदी आई थी, वो बड़ी कॉम्पिटेंट लीडर थी। डॉक्टर किरण बेदी की कॉम्पिटेंस पे कोई शक कर सकता है कभी? क्या क्रेन बेदी बोलते थे, प्रधानमंत्री की गाड़ी उठा के ले गई वहां से, ये गलत जगह खड़ी कर रखी है। ऐसी लीडर इतनी बुरी हार ये क्यों हुई? क्योंकि वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग थी। एक क्या थी? हेलीकॉप्टर लैंडिंग। यानी कि जब आदमी इंटरनल प्रमोशन करके भी काम चल सकता था, तो जबरदस्ती जब बाहर से किसी को लाते हो बिना इंटरनल कंसेंसस के, बिना अंदर जो बैठे हुए उन लोगों के साथ में उनकी अग्रीमेंट के बिना लाएंगे, तो इंटरनल लोग साथ देना कई बार छोड़ देते हैं। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, अखबारों में, न्यूज़ में रोज छप ही रहा था, आप जानते ही हैं। ये डिसाइड करिए, इंटरनल प्रमोशन से काम चल सकता है तो वही करिए। इससे आपके लोगों में ना और विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ता है कि भाई यहाँ पे टैलेंट प्रोग्रेशन है, इधर यहाँ पे अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को आगे ध्यान दिया जाएगा। और अगर आपने डिसाइड कर लिया इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, हर केस के अंदर अपने इंटरव्यूअर पैनल जो है आपका,
जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनके पैनल पे भी इतना ही ध्यान लगाइए जितना हायरिंग पे आप लगाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लगाइए, क्योंकि इसमें 3-4 लोगों का पैनल होना जरूरी है। क्रॉस फंक्शनल लोग लीजिए ताकि वो अलग अलग प्रकार से सामने वाले की कॉम्पिटेंसीज को जज कर सके, चेक कर सके और अपने इनपुट दे सकें। जिसने उसको लीड करना है, जो बॉस है उसको लीड करने वाला, वो भी रखिए और अलग अलग फंक्शन से रखिए, सुपर बॉस को भी रखिए, ताकि अलग अलग प्रकार से वो इवैल्यूएट करके अपना पेपर दे दें और उस पेपर के बेसिस पे कॉमन इवैल्यूएशन से आपकी चांसेस है कि आप अच्छे आदमी को हायर कर पाएं। अगला मेरा पॉइंट है, अब आपने हायरिंग करनी शुरू कर दी, लोगों को लाना शुरू कर दिया, इंटरव्यू डिस्कशंस हो रहे हैं, तो तीसरे पॉइंट में कल्चरल फिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार आपकी कंपनी का जो कल्चर है ना, उससे बड़े मिसफिट लोग बीच में आ जाते हैं। मिसफिट आते हैं तो आते ही इधर उधर लोगों को बोलेंगे, अरे ये कैसी कंपनी, अरे ये कैसी कंपनी, अरे यहाँ तो ये भी गड़बड़, यहाँ तो ये भी गड़बड़, तो सबका पहले तो वो उत्साह खत्म कर देंगे, जो चल रहे थे उनका भी उत्साह गिरा देंगे। और दूसरा, अगर कल्चरली मिसफिट होगा तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, उसका दम घुटेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कल्चर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछिए। अब तीसरे स्टेप में इंटरव्यू हो रहे हैं ना, अब कल्चर ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछिए उनसे कि किस प्रकार के कल्चर में उनको काम करना सबसे अच्छा लगता है, उनको किस प्रकार के बॉस पसंद है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट पसंद है, उनके हिसाब से बेस्ट एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनके हिसाब से उनकी एक ड्रीम जॉब कैसी रहेगी, उनके हिसाब से उनको कंपनी में आसपास किस चीज को ढूंढ रहे हैं जो उनको बड़ा कंफर्ट देता है। उससे पता चल जाएगा वो टीम प्लेयर है कि इंडिविजुअल अकेले बैठ के काम करना चाहता है। कई लोग बिल्कुल टीम प्लेयर होते हैं, सबके साथ मिलकर काम करते हैं, और कई लोग कहते हैं अरे एकदम बिल्कुल मेरे नजदीक मत आओ, मैं अकेले में काम करूंगा, बिल्कुल अपने अकेले। तो आपको पता चल जाएगा ये आइसोलेशन में काम करता है कि इंटीग्रेशन में काम करता है। आपको ये भी पता चल जाएगा ये कोलैबोरेटिव है कि डेमोक्रेटिक है कि अथॉरिटेटिव है कि बहुत डायरेक्टिव है कि, इस प्रकार से ना अलग अलग प्रकार के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा वो किस कल्चरल बैकग्राउंड का रहा है। देखिए कई लोग होते हैं बिल्कुल 9 से 5 की नौकरी करना है, 4:58 पे सब पैक कर चुके होते हैं। आप क्या देखेंगे, 4:30 के बाद वो बाथरूम जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद वो पर्सनल टाइम पे बाथरूम नहीं जाएगा, वो 5 बजे से पहले कंपनी के टाइम के अंदर ही बाथरूम जाना चाहता है। अपना टाइम कैसे वेस्ट कर दूं, बाथरूम भी कंपनी के टाइम पे ही जाऊंगा मैं। जिसको बाय करना है, जिसको हेलो करना है, जिसको हाई करना है, सब कंपनी के टाइम पे ही करना है। ये क्या है? ये उस कल्चर से आ रहे हैं जहां पे 9 to 5 सब कुछ है जीवन में। देन अब देखना है कि आपका भी वैसा कल्चर है, फिर तो ठीक है। अगर आपका कल्चर है देखो भाई हम काम खत्म होता तब जाते हैं, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई डोंट स्टॉप व्हेन द टाइम गेट्स ओवर, आई गेट स्टॉप्ड व्हेन आई एम डन, ऐसा भी कल्चर होता है। मैं नहीं बोल रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हर एक के अपने फायदे अपने नुकसान है, उसके फायदे नुकसान है, इसके भी हैं। आप देखिए क्या कल्चर आपने एस्टैब्लिश किया और ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो खुद तो थोड़े दिन में जाएगा ही, कईयों को साथ लेके खराब करके जाएगा। चौथे स्टेप में उसका पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल और विल, इन चारों को जरूर इवैल्यूएट कर लीजिए। जिसका पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल और विल, ये 4 चीजें अच्छी हैं, यानी कि वो केपेबल मैन पावर है। अब ये केपेबिलिटी इंडेक्स चेक करने के लिए ना कॉम्पिटेंसी के फ्रेमवर्क्स होते हैं। ये डिटेल फ्रेमवर्क्स तो आपको लीडरशिप फॉर्म में सिखाते हैं, लेकिन कुछ नॉलेज आपको यहीं दे दूंगा, इनको जरा ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल का संबंध होता है आगे उसके प्रमोट होने की और आगे उसके ग्रो करने की संभावना से संबंध होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल मतलब कितना दूर तक जाएगा, इसमें क्या पोटेंशियल है। परफॉर्मेंस का संबंध होता है उसकी पीछे की परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा आपको? पीछे के रिजल्ट चेक करो, उसकी पीछे की स्कोर शीट, उसके मार्क शीट, उसके रेफरेंस, वो सब उठा के चेक करो, आपको पता चल जाएगा कितने अवार्ड, कितने रिवॉर्ड, टैलेंट प्रोग्रेशन कितना हुआ, कितना आगे गया है कि नहीं गया, पिछली कंपनीज में इसको प्रमोशंस मिली है कि नहीं मिली है, इससे उसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे, वो आंसर करेगा, आपको उससे पोटेंशियल का पता चल जाएगा, यानी कि आगे भी जा सकता है। देखो फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो परफॉर्मेंस में तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीईओ बनने का पोटेंशियल थोड़ी है उसमें। चांसेस हैं कि वो परफॉर्मेंस में अच्छा है लेकिन सीईओ ना बन पाए। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अलग अलग चीजें हैं। एक स्टेनोग्राफर है, एक टाइपराइटर है, वो अपनी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है, यानी कि मतलब 100 में 100 वर्ड परफेक्ट एकदम ठीक लिखता है, कोई मिस्टेक आती ही नहीं है, परफॉर्मेंस में अच्छा है। लेकिन क्या उसके अंदर फंक्शनल हेड बनने का, डिविजनल डिपार्टमेंट हेड बनने का, सीईओ सीओ बनने का, सीएमओ सीआईओ बनने का पोटेंशियल है कि नहीं? नहीं, वो पोटेंशियल नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है। पोटेंशियल मतलब कितना ग्रो करेगा, परफॉर्मेंस मतलब अब तक जो किया वो कैसा किया। उसके बाद देखिए उसका स्किल का मतलब वो कितनी कार्य कुशलता, कितनी क्षमता है उसके अंदर, कितनी नॉलेज, कितनी तेजी से काम को खत्म कर लेता है। और विल मतलब इच्छा शक्ति। कई बार लोग होते हैं उनमें स्किल तो होता है, सब जानते हैं क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, पर करना नहीं है। ये कौन है? जिनके अंदर विल नहीं है। तो अमूमन मैंने बहुत सारी कंपनी में देखे, कई इंप्लॉयज होते हैं सब कुछ जानते हैं लेकिन करते फिर भी नहीं। इसका मतलब स्किल है लेकिन विल नहीं है। तो आपको ये चारों चीजें देखनी है। कई लोग होते हैं विल तो बहुत है, अरे मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन आता कुछ नहीं है।
वो भी क्या है, बड़ा खतरनाक है। यू कांट गिव अ लोडेड गन टू अ मंकी। एक बंदर को आप एक भरी हुई बंदूक दे दोगे, क्योंकि वो बहुत उछलता है, उसमें बड़ी एनर्जी है, तो गलत जगह बंदूक चला देगा, वो भी दिक्कत है। बहुत एनर्जी वाला आदमी जरूरी नहीं है कि बहुत आगे तक जाएगा। आपको स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस चारों देखने हैं। डिटेल फ्रेमवर्क इसके, क्रिटिकलिटी, कैपेबिलिटी, मैट्रिक्स हम सिखाते हैं इसमें। लीडरशिप फनल में आप आते हो, यहाँ तो चलो वीडियो जितना भी दे सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। क्रिटिकलिटी, कैपेबिलिटी मैट्रिक्स और पोटेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम आपको एचआर के चैप्टर के अंदर लीडरशिप फनल में डिटेल में समझाते हैं और एक फ्रेमवर्क देते हैं, जिस फ्रेमवर्क को आप इंप्लीमेंट करके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अच्छा, इसमें ना 3 चीज़ें जरूर देख लीजिएगा। और पोटेंशियल परफॉर्मेंस में कहीं उसके करियर में कोई लॉन्ग गैप तो नहीं था उसकी जॉब के अंदर कि 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, बहुत लंबा गैप तो नहीं था, इसको कहीं बहाना मार के आपको समझाएगा वो। दूसरा चीज़, क्या वो बहुत बड़ा जॉब हॉपर तो नहीं है, हर थोड़े दिन में नौकरी चेंज कर रहा है, हर थोड़े दिन में नौकरी चेंज कर रहा है। मत लीजिएगा, हम तो एकदम रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे आदमी को जो हर थोड़े दिन में नौकरी चेंज कर रहा है। और तीसरा चीज़, ना तो वो जॉब चेंज कर रहा था और ना गैप था, टिका हुआ था एक कंपनी में 10 साल से। अगर वो 10 साल से टिका था, ध्यान दीजिए उसको प्रमोशंस कितनी मिली हैं 10 साल में, उसका टैलेंट प्रोग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ। वो 10 साल थे था बड़ी कंपनी में, छोटा सा आदमी 10 साल तक टिका रहता है, आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, एकदम टिका हुआ है। हाँ, एकदम सेट हो गया बिल्कुल। रोज शाम को एक पेंसिल गायब कर लेनी, रोज शाम को कंपनी में एक पेन, एक डायरी गायब करके आराम से निकल जाना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। मैं तो बस यही रहूंगा जी, बहुत अच्छी लगती है मुझे कंपनी, करता कुछ नहीं, धीरे धीरे हल्का हल्का जितना प्रेशर डालोगे थोड़ा काम कर देगा, फिर सेट हो जाएगा आराम से। यानी कि वो जॉब हॉपर नहीं है, यानी कि उसकी जॉब में कोई गैप भी नहीं आया, लेकिन टैलेंट प्रोग्रेशन भी तो नहीं हुआ ना। तीनों चीजें देखनी जरूरी हैं, गैप के बारे में और बार बार नौकरी चेंज करने के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन अगर ना गैप है ना नौकरी चेंज कर रहे, सेट हो गया है, तो ये देखिए प्रमोशन कितनी ली उसने। 5वां क्विक पॉइंट क्या है, आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों देखने चाहिए। जो आपने कॉम्पिटेंसी लिखी है पिछले, जो आपने जब आपने प्लानिंग प्रिपरेशन करी थी ना अपने जॉब के बारे में, तो उसमें देखिए क्या क्या हार्ड स्किल और क्या क्या सॉफ्ट स्किल चाहिए, उनको भी मैप कर लीजिए। अंतर क्या है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, पेशेंस, पर्सुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, वर्क एथिक, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, लिसनिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, वर्बल विजुअल कम्युनिकेशन, आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, विलिंगनेस टू लर्न और अडेप्टेबिलिटी, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। देखिए इसके अलावा होते हैं हार्ड स्किल। हार्ड स्किल कौन से होते हैं, जो फंक्शनल कोर कॉम्पिटेंसीज होते हैं। जैसे ड्राइवर हार्ड स्किल्स के साथ काम करता है, कारपेंटर हार्ड स्किल के साथ काम करता है, मेसन, प्लम्बर। इसी तरह आपके यहाँ कहीं टेक्निकल IT रिलेटेड जॉब्स होंगे जिसमें उसको सॉफ्टवेयर आने चाहिए। एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा माइनिंग होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल मार्केटिंग में उसको SEO और SEM मार्केटिंग आना चाहिए। अकाउंटिंग और फाइनेंस होता है, फाइनेंस में इंजीनियरिंग की फंक्शनल कोर कॉम्पिटेंसी की टेक्निकल जॉब्स होती हैं। कई जगह पे आपको बड़े मैथमेटिकल एल्गोरिदम समझ में आने चाहिए, कैलकुलस भी आना चाहिए, ये सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। तो फंक्शनल यानी कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल दोनों आनी चाहिए। छठा क्विक पॉइंट, अगर आपको आदमी बहुत पसंद आ रहा है ना, तो उसका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक जरूर कर लीजिएगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेफरेंस वेरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार अनजाने में एक क्रिमिनल हिस्ट्री के बैकग्राउंड का आदमी अगर आपके यहाँ आके तो बहुत तंग करके जाएगा। कई बार उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी हमारे को चेक कर लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी केवल उधारी पे बिता रहा है, तो ऐसा आदमी प्रेशर में रहता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे पाता और उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो लोगों से उधार मांगेगा, चोरी चकारी, कुछ गलती भी कर सकता है। जिस कंपनी में वो पहले काम करता था उससे उसका रीहायर स्टेटस तो जरूर पूछ ले। ये क्या होता है, ये होता है मान लो मेरी कंपनी में कोई आ रहा है और वो पहले श्यामलाल एंड कंपनी में काम करता था, तो हम पूछेंगे श्यामलाल एंड कंपनी से, अरे श्यामलाल जी क्या इसको आप दोबारा रखोगे नौकरी पे, आपको कैसा लगा आदमी। अगर श्यामलाल जी कहते हैं अरे बहुत बढ़िया आदमी था, आ जाए तो तुरंत रख लूंगा, इसका मतलब रीहायर स्टेटस यस है। और रीहायर स्टेटस नो क्या होता है, अरे भैया उसको मत लीजिएगा, हमारे यहाँ तो अगर फ्री में काम करना है तो भी ना रखेंगे। समझ में आ गया, रीहायर स्टेटस, अरे आदमी को गड़बड़ करके आया है। तो ऐसे इसका ना पीछे पूरा वेरिफिकेशन चेक करना जरूरी है। इनफैक्ट उसकी बैंक स्टेटमेंट्स मंगाइए, फॉर्म 16AB मंगाइए, और जितनी डिटेल्स उसकी लेते हैं उससे क्या आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप सही व्यक्ति ला रहे हैं। क्योंकि आप अपने परिवार में किसी को प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करने से पहले चेक करना ठीक है, प्रवेश करने के बाद चेक करने में दिक्कत बढ़ जाती है। और 7वां स्टेप, अगर आपने उसको हायर कर ही लिया है तो मेक देम फील वेलकम, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन इन डिटेल। इसका मतलब क्या है, उनका ओरिएंटेशन इंडक्शन करिए, उनका स्वागत करिए जिस दिन वो आते हैं, उनका स्वागत अच्छे ढंग से करिए, और उनको कंपनी के पीपल से ओरिएंटेशन कराइए, इंडक्शन कराइए, मिलवाइए, कंपनी के प्रोसेस से मिलवाइए, अवगत कराइए, और फाइनली कंपनी की सारी पॉलिसीज भी बताइए, जो भी आपकी HR पॉलिसीज हैं, अकाउंट्स की पॉलिसी हैं, लीव की, सैलरी की, छुट्टी की, किस दिन तनख्वाह मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है, आपका
जो भी जिस प्रकार के अलाउंसेज हैं, लंच टाइमिंग्स क्या हैं, टी ब्रेक टाइमिंग्स क्या हैं, संडे को ओवर टाइम एक्सेट्रा, जो भी आपकी पॉलिसी, प्रोसेस और पीपल, उनसे उनको मिलवाइए अच्छे से डिटेल में। उसमें कोशिश करिए कि जिस दिन अगर आपका एक लॉट में लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उस दिन सीनियर लोग हों जो अपने अपने डिपार्टमेंट को उनको एक्सप्लेन कर सकें, और बाद में उनसे एक्सपेक्टेशन सेटिंग पूरी जरूर कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग। मतलब याद है ना, थोड़ा डांस किया था, मेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, उनकी रोल और गोल क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन उनसे पहले ही तैयार कर लें कि भाई आप ये कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं, और ये आपकी जर्नी, और आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो पहले ही पब्लिश किया हुआ है कि अगर अच्छी मैन पावर ले आए तो उनको रिटेन करने के लिए क्या करना है, हाँ, हाई परफॉर्मेंस टीम को तैयार करने के लिए क्या करना है। तो उसमें मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, अगर वो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लें। अच्छा, एक बात और, उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लीजिएगा, उनके पर्सनल फाइल, उनके डॉक्यूमेंट, उनके ज्वाइनिंग लेटर, पिछली कंपनी के ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, पिछली कंपनी ने जो सैलरी लिया उसका बैंक स्टेटमेंट, उसकी फोटोग्राफ्स, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी जो पर्सनल प्रोफाइलिंग है वो पूरा कर लीजिए। ये आपको आगे चल के कई जगह पे बहुत काम आने वाली है। किसी दिन लीडरशिप फंड में आएंगे ना तो आपको डिटेल में 3-4 केस स्टडी बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो जाता है। देखिए, ये HR बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसके लिए हम आपको एक स्पेशल सेशन देते हैं HR का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बिना बढ़िया मैन पावर के आप ज़्यादा दूर तक कभी नहीं जा सकते। अकेले कब तक करोगे, लल्लू लाल तो नहीं रहोगे ना, अकेले कब तक करोगे। बिना बढ़िया मैन पावर के ज़्यादा दूर आप जा ही नहीं सकते। मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते, मछली पानी में रहती है, पेड़ पे बंदर चढ़ता है। आपको समझना पड़ेगा रोल और गोल के हिसाब से किसको कहाँ पे सेट करना है। बिजनेस की अगली और कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उस पर वीडियोस बना सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, आसपास लोगों को शेयर करिए जिनको इससे मदद मिल सके। आपके कई व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे ना आपके बिजनेस सर्कल्स के, उनमें आप क्या लगता है शेयर करने में, लेकिन आपके शेयर करने में ताकत बहुत है। अगर आपने शेयर किया तो लोग देखेंगे, इसीलिए शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।